हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज़ आशना एंड इस सेशन में हम वेस्ट एशिया टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है ये आपका पेपर 2 सेक्शन बी का। आफ्टर दिस टॉपिक इंडिया एंड साउथ एशिया बचेगा। तो कोशिश करेंगे आज के सेशन में ज़्यादातर वेस्ट एशिया के जो भी टॉपिक्स हैं उसको कंसोलिडेट करने की, एंड एक और लेक्चर एंड देन वी विल बी डन विद दिस वेस्ट एशिया। आफ्टर दैट वी विल मूव टू साउथ एशिया। तो आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा इंडिया इज़राइल रिलेशंस पे। लेकिन इंडिया इज़राइल रिलेशंस को शुरू करने से पहले जो वेस्ट एशिया में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस बताए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बेसिक बताया था कि वेस्ट एशिया कैसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एट द सेम टाइम जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। भारत को वहाँ पर बैलेंसर देखा जाता है, लेकिन भारत अभी तक प्रोएक्टिव रोल यहाँ पर प्ले नहीं करता है। इसके अलावा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ इंडियन ओशन की प्रॉक्सिमिटी से काफ़ी क्लोज हैं, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रीजनल पीस अगर हमें चाहिए, काउंटर टेररिज्म को अगर हमें टैकल करना है, बेसिकली टेररिज्म को टैकल करना है, तो वेस्ट एशिया जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमने भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली वेस्ट एशिया में बैलेंसिंग एक्ट प्ले किया है, जहाँ पर 3 पिलर्स पे भारत काम करता है। पहला इज़राइल, दूसरा ईरान एंड तीसरा सऊदी अरेबिया। एंड भारत ने वेस्ट एशिया पॉलिसी लॉन्च की बिकॉज भारत की ज़रूरतें थी। आपको पता है कि भारत एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, तो ये बहुत ही लॉजिकल हो जाता है कि हमें इन सभी देशों के साथ में अपने रिलेशंस मजबूत रखने होंगे ताकि कॉन्स्टेंटली हमें सप्लाई यहाँ से ऑयल एंड गैस की मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारी ज़रूरतें जिस तरीके से चेंज होती रही, उस तरीके से हमारी पॉलिसी भी चेंज होती रही। तो ऑल इन ऑल हमने ये चीज़ समझी कि व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया, भारत ने यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म फॉलो किया है, यानी कि एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच जो है भारत की तरफ से रखी गई है। एंड कोल्ड वॉर के समय की बात है, जब ग्लोबल बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट करती थी, तो भारत ने उस समय पे नैम प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। तो उस समय पे जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, ही आल्सो सपोर्टेड नैम। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज क्योंकि हम थोड़ा इज़राइल पैलेस्टीन का मुद्दा डिटेल में समझेंगे, तो कहानी जो है बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे कि व्हाट रियली हैपेंड और किस तरीके से आज के समय पे जो वॉर देखने को मिल रही है, जो इज़राइल और गाज़ा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे डेवलप हुआ है, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, या फ्यूचर सॉल्यूशंस में क्या कुछ प्रपोज किया जा सकता है। लेकिन 2011 से, जब से अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, भारत ने तब से यहाँ पर फॉलो करनी स्टार्ट की हैंड्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि 2011 के बाद से टर्मोइल जो है वेस्ट एशिया में बहुत बढ़ गया। मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है उभर के सामने आया, और इस समय पे जो है हमने यहाँ पर बेसिकली हैंड्स ऑफ पॉलिसी इस तरीके से फॉलो की क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही थी, जिसकी वजह से देयर वाज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज। और ऐसी सिचुएशन में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहता है, और यही कारण है कि भारत ने उस समय पे किसी भी साइड नहीं ली, कोई एक इंक्लीमेंट आप देखोगे कि नहीं दिखाया। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया वॉज नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। एनीवेज,
तो करंट पॉलिसी कुछ ऐसी है कि आज भी भारत जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया में फॉलो करता है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ही बेस्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने रिसेंटली इस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया दैट एज अ नेशन भारत जो है 85% अपना ऑयल गल्फ से इंपोर्ट करता है। तो यही कारण है कि भारत हमेशा ही वेस्ट एशिया में अगर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन चाहता है, ठीक है, ताकि भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर यहाँ पर रहें। तो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन ये जो कीवर्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि भारत का कैसा स्टैंड है, अगर आपको ऐसा कुछ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव और वी विल से एक न्यूट्रल स्टैंड यहाँ पर भारत की तरफ से लिया गया है, इसको नेगेटिव लाइट में बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। उसका कारण यही है कि हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करता है, तो भारत भी कुछ वैसा ही कर रहा है। बाकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बहुत सारी हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वेस्ट एशिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे वेस्ट एशिया को लेकर के वी हैव प्रोफेसर गिरिजेश पंत जो कहते हैं कि वेस्ट एशिया कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत को अपनी पावर डिस्प्ले करनी होगी। वेस्ट एशिया एक ऐसी जगह है जहां पर भारत जो है अपनी पावर को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेसर गिरिजेश पंत वी हैव इशरत अजीज़। अब ये सारे जो एक्सपर्ट ओपिनियन हैं आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन तो बस सजेशन की तरह काम करता है, या कोई भी आइडिया अगर आप लिख रहे हो तो उसको बैक करने के लिए अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आपके आंसर्स में स्पेसिफिकली जब आप इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड कोई भी आंसर लिख रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन होंगे, तो आपके आंसर में जो मार्क्स हैं वो उसकी वेटेज अपने आप बढ़ जाएगी, राइट। तो जहाँ पर बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है, जैसे इशरत अजीज़ हो गए, उनका कहना है कि भारत की जो पॉलिसी है वो सेक्युलर कंसिडरेशंस पे बेस्ड रहती है। भारत जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है ना तो वो रिलीजन को सेंटर में रखता है फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हुए, और ना ही आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस देता है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव फॉर्मर एम्बेसडर रंजीत गुप्ता ऑल्सो, जो कहते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए। मैच्योरली जो है भारत अपनी जो भी कमियां हैं वेस्ट एशिया में, जो भी उसकी प्रेजेंस है या उसका इन्फ्लुएंस है, उन कमियों को समझे, एंड साथ ही साथ जो है वेस्ट एशिया क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल रीजन है, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो भारत वहाँ पर एक्टिव पॉलिसी फॉलो ना करे, वहाँ पर पैसिव अपनी प्रेजेंस रखे, यानी कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बट एट दी अदर हैंड अगर हम देखें तो ऑल्टरनेटिव व्यू भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इस तरीके के थिंकर्स एग्जिस्ट करते हैं जो ये कहते हैं कि भारत को अपना फुटप्रिंट यानी अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। भारत को प्रोएक्टिव समय आ चुका है कि प्रोएक्टिव पॉलिसी भारत को रखनी होगी। जैसे सी राजा मोहन है, तो सी राजा मोहन कहते हैं कि भारत के मेंटल मैप में जब मिडिल ईस्ट को अगर देखा जाएगा तो भारत के दिमाग में मिडिल ईस्ट का मैप बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक है, यानी कि दो एक्सेस पे बेस्ड है। पहला कि भारत चाहता है कि एंटी इम्पीरियलिस्टिक यहाँ पर सॉलिडारिटी रहे, ठीक है। एंटी इम्पीरियलिस्टिक मतलब कि कोई भी दूसरी कंट्री आकर के यहाँ पे कॉलोनाइजेशन ये सभी चीज़ें ना करे। उसका कारण यही है कि वेस्ट एशिया में ऑयल एंड गैस है, रिसोर्सेज है, बहुत ही वैल्यूएबल है, तो पहले ये चीज़ ना हो। और दूसरा ज़्यादातर मेन फोकस भारत का रहता है अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे।
एंड यही कारण है कि सी राजा मोहन कहते हैं कि इट इज़ टू सिंपलिस्टिक इन द मेंटल मैप ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट को लेके। तो प्रेजेंट हमारी जो पॉलिसी है थिंक वेस्ट पॉलिसी है, याद रखिएगा। और स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वेस्ट एशिया। खैर, इसके अलावा अब थोड़ा सा समझते हैं हम कि आज के समय पे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन इज़राइल, क्योंकि इस पॉलिसी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर है इज़राइल। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आज हम इज़राइल कवर करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। इसके बाद हम ईरान एंड सऊदी पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इज़राइल के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं, अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ऑफिशियल हमारे रिलेशन स्टार्ट होते हैं 1992 में, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो मजबूत हुए 92 में हुए। लेकिन भारत ने 1950 में ही ऑफिशियल तौर पे इज़राइल को रिकॉग्नाइज तो कर ही दिया था। मतलब कि भारत की तरफ से रिकॉग्निशन आ चुका था 1950 में, और 1992 तक आते आते फाइनली डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश हो चुके थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब है कि आपस में एक दूसरी कंट्री में जो है एम्बेसीज भी खोली जाएंगी अब, राइट। तो 29 जनवरी लकीली जो है आज ही 29 जनवरी है 1992, दैट्स व्हेन। और आप कह सकते हो कि इट्स कोइंसिडेंस, बट 29 जनवरी 1992 इज़ व्हेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए थे। तो यानी कि लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमें हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बनाए हुए। और पिछले कुछ सालों में तो जो रिलेशंस है बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहे हैं, और अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में जो हैं, इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज़ जो है एंगेजमेंट बढ़ रहा है दोनों का ही। एग्जाम्पल के तौर पे हाई टेक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है जो कि दोनों ही की इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। खैर, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज़ादी के समय से पहले की बात करते हैं। तो जब भारत भी कॉलोनाइज था, और उन सालों की बात करते हैं जब भारत ताज़ा इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इट वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय इंडियाज़ ओन फ्रीडम स्ट्रगल। उस समय पे गांधी जी की बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेटमेंट्स आई थी अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट पे, जहाँ गांधी जी ने ये कहा था कि पैलेस्टीन जो है इट बिलोंग्स टू अरब। जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश लोगों के लिए है, फ्रांस फ्रेंच लोगों के लिए है, वैसे ही गांधी जी का कहना था कि पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब। तो गांधी जी का नैरेटिव कुछ इस तरीके का था, जिस वजह से ज़्यादातर जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जब भी वो जूइश कम्युनिटी को देखते थे, ठीक है, जूइश कम्युनिटी के लिए सिंपैथी थी उनके पास कि दे वर परसिक्यूटेड, लेकिन जूइश कम्युनिटी पैलेस्टीन में अपना होम चाहती थी, अपनी होमलैंड कंट्री उसको बनाना चाहती थी। और उनका जो एस्पायरेशंस थी, आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिस्ट का ये मानना था कि जो भी हो डेवलपमेंट यहाँ पर पैलेस्टीन में, वो एंटी इंपीरियलिस्ट होना चाहिए और एंटी कॉलोनियलिज्म के उसमें होना चाहिए, एम्बिट में। तो ये कारण है। और उस समय पे जो है, तो शुरुआत में ऐसा रहा कि
जैसे नेहरू थे, तो नेहरू पैलेस्टीन इशू को लेकर के, जैसे भारत में होता है ना, कॉम्युनल एंगल से देखते हैं चीज़ें, कॉम्युनल ट्रबल देखा जाता है एथनिसिटीज़ के बीच में या दो रिलीजन के बीच में, बेसिकली रिलीजन के बीच में अगर हम कहें तो दैट इज़ कॉम्युनलिज्म, राइट। तो थोड़ा उस एंगल से ये चीज़ें देखी जाती थी। उसका कारण ये भी है, देखिए, कि ब्रिटिशर्स की हमेशा से ही पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, और यही सेम चीज़ जो है भारत में भी की गई। हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स फॉलो किया ब्रिटिशर्स ने अपने डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए इनका ये मानना था कि बिल्कुल वैसे ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो पैलेस्टीन में ऐसा ही कर रहे हैं। जूइश रिलीजियस नेशनलिज्म को अरब नेशनलिज्म के खिलाफ दिखा करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सॉर्ट ऑफ की जा रही है। और इसीलिए नेहरू अपने शब्दों में कहते हैं कि जो पैलेस्टीन का स्ट्रगल है वो भारत का अपना एक समय पे स्ट्रगल रहा है। सो कुछ इस तरीके के हमारे जो कॉलोनियल पीरियड और इनिशियल इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस थे, वहाँ पर लीडर्स का जो है इसको लेकर के कहना था। फिर ऐसा होता है कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहला रेजोल्यूशन आता है, एंड दिस वाज द रेजोल्यूशन 181। ये रेजोल्यूशन जब आता है तो इंडिया इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करता है। ये रेजोल्यूशन लाया गया था, ब्रिटिशर्स बेसिकली लेकर के आए थे कि पैलेस्टीन और इजराइल को डिवाइड किया जाए, इस टाइप से। तो खैर आगे जाकर के 1950 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया इजराइल को, एंड उस समय पे नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और नेहरू ने ये चीज़ कही थी दैट हम इजराइल को बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर देते, क्योंकि इजराइल इज़ अ फैक्ट। लेकिन ऐसा भारत की तरफ से इसलिए नहीं किया गया बिकॉज नेहरू का ये स्टेटमेंट था कि हम हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं हमारे जो फ्रेंड्स के लिए, मतलब जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, इसीलिए पहले रिकॉग्निशन नहीं मिला, बाद में लाया गया। और फिर कोल्ड वॉर के समय पे जो भी डेवलपमेंट्स हुई, खैर उस समय पे तो ज़्यादा नहीं, बट मेनली जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है तब डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। और देखिए उसका भी एक कारण है। कोल्ड वॉर के समय पे या इंडिया की अगर सिचुएशन देखें तो इंडिया वाज हेविली डिपेंडेंट अपॉन सोवियत यूनियन से आर्म्स, वेपन्स सब मिलता था। लेकिन जब कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस पूछे गए कि अब कहाँ से जो है ये सपोर्ट मिलेगा। तो उस समय पे इजराइल ने सपोर्ट किया। इजराइल के पास में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वेपन्स एंड आर्म्स में, इनकी भी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री थी बहुत ही स्ट्रांग थी। और इसके बाद जो है एक और डेवलपमेंट थी कि उस समय तक आते आते ना इजराइल ने इजिप्ट और जॉर्डन के साथ में पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया था और बायलैटरल पीस नेगोशिएशंस में पैलेस्टीन के साथ में पार्टिसिपेट भी करने लगे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है, अरब कंट्रीज़ की तरफ से कभी भारत को कश्मीर मुद्दे पे सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन इजराइल ने हमेशा से ही सपोर्ट किया है कश्मीर मुद्दे पे भारत को। और तो बहुत लंबे समय तक, इनफैक्ट हम कहेंगे कि 2014 तक हमारी जो भी इंगेजमेंट इजराइल के साथ में होती थी, साथ ही साथ पैलेस्टीन के साथ में होती थी। कहने का मतलब है कि 2014 तक तो है भारत हाइफेनेशन पॉलिसी फॉलो करता था, यानी कि इजराइल जाएंगे तो साथ ही साथ पैलेस्टीन भी विजिट करेंगे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद डी हाइफेनेशन पॉलिसी यहाँ पर फॉलो की गई। अब डी हाइफेनेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इजराइल की जो हमारी पॉलिसी है या जो एंगेजमेंट है
दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पैलेस्टीन। हम इंडिपेंडेंटली करेंगे इसको इनके साथ में। और इसीलिए 2014 के बाद से 3 साल बाद 2017 तक आते आते जब मोदी जी इज़राइल गए तो उस समय पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे पार्टनरशिप बना दी गई और बहुत सारे अग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए गए। अच्छा, इज़राइल सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इज़राइल के साथ में मिलकर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर, स्पेस, वाटर कंजर्वेशन, इन सब को लेकर के भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रहता है। इज़राइल के पास में बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज़ का भी बेनिफिट जो है वो भारत को मिल जाता है। एंड अगले ही साल 2018 में फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे इज़राइल के वो भारत आए। एंड तब साइबर सिक्योरिटी, ऑयल एंड गैस, फिल्म को प्रोडक्शन, इन सब एरियाज़ में जो हैं बहुत सारे मतलब गवर्नमेंटल, सेमी गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स जो हैं यहाँ पर साइन किए गए। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, बट आई थिंक पॉलिटिकली डिस्कस करने से पहले जो मुद्दा एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और उसको समझने से पहले आपको इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट में रिसेंटली क्या हुआ है वो पहले पता होना चाहिए कि वाई दिस इज़ इन न्यूज़ इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि उस समय पे जो है हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। तो हमस जो है इनको टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है पैलेस्टीनियन साइड पे। तो एक चीज़ समझिए, एक पैलेस्टीन की अगर हम बात करते हैं, पैलेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहला वेस्ट बैंक एंड दूसरा है गाज़ा पट्टी, गाज़ा। तो हमस जो हैं ये गाज़ा में बहुत एक्टिव हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये जो हमस है इन्हीं को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में देखा जाता है। इट्स अ ग्रुप फ्रॉम पैलेस्टीन ओनली। एंड 7 अक्टूबर को 2023 में अभी 2-3 महीने पहले दे अटैक्ड ऑन इज़राइल और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ जान माल का, और बदले में इज़राइल ने भी स्ट्राइक बैक किया और इसकी वजह से वहाँ पर भी बहुत सारी डेथ हुई और करते करते जो है एक लेंदी एंड चैलेंजिंग वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो जो वॉर स्टार्ट हो गई है अब डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको यहाँ पर दिखेगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी बार जो है न्यूज़ में यहाँ पर आएगा ब्लेम गेम होगा, ठीक है। कोई अमेरिका को भी इसमें घसीटा जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा शुरुआत से समझते हैं कि आज के समय पे अगर हम यूएस को ब्लेम करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं जैसे ब्रिटेन एंड फ्रांस, इनका क्या रोल था इज़राइल और पैलेस्टीन को डिवाइड करने में, वो थोड़ा समझते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। तो थोड़ा सा आज का अगर आप मैप देखेंगे तो प्रेजेंटली कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो पूरा एरिया है दिस इज़ इज़राइल, वाइट में जो आपको दिख रहा है, एंड ये है गाज़ा पट्टी एंड दिस इज़ वेस्ट बैंक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्ट बैंक में है जेरूसलम, जेरूसलम जो आज के समय पे इज़राइल की कैपिटल ऑफिशियली डिक्लेयर की हुई है। एक्चुअली में पहले इज़राइल की जो कैपिटल हुआ करती थी दैट यूज्ड टू बी तेल अवीव, लेकिन रिसेंटली 2-3 साल पहले ही इसको जेरूसलम जो है इसको कैपिटल बना दिया गया है। और जेरूसलम पे ही पूरा मुद्दा आज के समय पे अटका हुआ है, क्योंकि जेरूसलम एक हिस्टोरिक सिटी है दोनों ही रिलीजन्स के लिए, अरब लोगों के लिए भी एंड इज़राइली लोगों के लिए भी, क्योंकि जेरूसलम एक होली साइट है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जूडाइज़म में यानी कि यहूदियों में
अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिश्चियनिटी में, एंड इफ़ यू लुक एट इस्लाम ऑल्सो, तो काफ़ी आपको कॉमनैलिटीज़ यहाँ पर दिखेंगी। यानी कि अगर आप बाइबल खोल के देखें या कुरान खोल के देखें, तो लैंग्वेज आपको काफ़ी सिमिलर दिखेगी कि दोनों ही जजमेंट डे की बात करते हैं। ठीक है, कि दिन ऐसा आएगा, ठीक है, जब जो है देयर विल बी अ जजमेंट डे और हेल और हेवन, या इस तरीके की बात होती है। तो अल्टीमेटली जो है काफ़ी कॉमनैलिटीज़ दिखेंगी, इसीलिए जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है या जो होली साइट्स हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अब क्रिश्चियनिटी का तो यही है कि यूएस और ये सब की तरफ से अगर हम क्रिश्चियनिटी को एक बार को साइड में रखें तो इट इज़ मोस्टली आज के समय पे जुडाइज़म एंड इस्लाम, अरब एंड इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट ये बन चुका है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई, उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी समझते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जब आप इज़राइल को देखेंगे तो लेट्स गो बैक टू 1897, वहाँ से शुरुआत करते हैं। अब आप बोलेंगे कि 1897 यानी कि ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट रियली हैपेंड इन 1897? लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल talk about that. Let me just write that 1897, और यहाँ पे होती है ज़ियोनिस्ट मूवमेंट। ज़ियोनिस्ट मूवमेंट, देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि जो जूइश कम्युनिटी है इनको ज़रूरत थी एक जगह कंसोलिडेट होने की। जैसे हम गेटोइजेशन की बात करते हैं, आई होप आपको याद है व्हाट इज़ गेटोइजेशन। तो गेटोइजेशन में क्या होता है कि सिमिलर एथनिसिटी या रिलीजन के लोग अगर एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं और वो खुद को सेल्फ गवर्न करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस होता है, तो डेमोक्रेसी ये सब रहेगा। एट द सेम टाइम जो है यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है इस कम्युनिटी के लिए। ठीक है, यानी कि आप अपने खुद के इंटरेस्ट को सिक्योर भी कर पाते हैं। लेकिन जूइश कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा था कि पूरे यूरोप में और इधर उधर पूरी दुनिया में ये लोग फैले हुए थे, तो एक जगह पर आप ये कह सकते हो कि एकजुट नहीं थे। और जूइश कम्युनिटी को बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक समय हुआ करता था, अगर हम और भी पीछे जाएं तो जूइश कम्युनिटी वेल टू डू कम्युनिटी नहीं थी। ठीक है, एंड एक समय पे स्लेव्स की तरह इनको यूज़ किया जाता था। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि क्या होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो पहली बार ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जूइश कम्युनिटी जो है अपने आप को पूरी तरीके से इन्होंने डाल दिया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा भी खूब कमाओगे, और धीरे धीरे करके इसलिए आप देखेंगे कि जूइश कम्युनिटी ने बहुत पैसा कमा लिया। इनफैक्ट आज के समय पे यूएस में ज़्यादातर जो हैं जूइश लोग ही हैं जो डोमिनेट करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस, बिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इनका आप कह सकते हो कि डोमिनेशन है। तो जूइश कम्युनिटी यहाँ से वेल ऑफ हो गई। खैर, लेकिन अभी भी ये लोग डिवाइडेड थे पॉलिटिकली, जो हैं एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसको हैना अरेंट से कनेक्ट कीजिए अगर आप। तो 1897 में क्योंकि जूइश कम्युनिटी को परसिक्यूट बहुत किया जा रहा था, तो पहली बार जियोनिस्ट मूवमेंट की स्टार्ट हुआ। जियोनिस्ट मूवमेंट में कहा गया कि हम एक बेसिकली वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और कहा गया कि खुद का स्टेट बनाएंगे ये अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड में। और उनका एंसेस्ट्रल होमलैंड का नाम क्या है? इज़राइल। जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जूइश लोग थे जो परसिक्यूशन के डर से भाग करके पैलेस्टीन आ गए। अब पैलेस्टीन आए तो इन्होंने क्या किया
कि ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। पैसा तो इनके पास बहुत था, तो जब ज़मीनें खरीदनी शुरू की तो ऐसा होने लगा धीरे धीरे कि एक पूरा नेबरहुड बन गया जहाँ पर सिर्फ इजरायली लोग रहा करते थे। तो इस तरीके से बात जो है बढ़ती है आगे। तो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा था। माइग्रेशन बोले या आप ऐसा कहिए कि ये लोग इकट्ठा हो रहे थे अपना खुद का एंसेस्ट्रल होमलैंड में। ठीक है, तो इस तरीके का जो है डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। फिर क्या होता है, देन वी सी 1916 में आते हैं अब इसके बाद। एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया दैट इज 1897 जियोनिस्ट मूवमेंट, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, 1916 में आते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई एंड दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्काई-पिकेट एग्रीमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है ये। एक्चुअली में जो स्काई-पिकेट एग्रीमेंट है ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट था जो ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ने साइन किया था। और इस एग्रीमेंट में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि ऑटोमन एम्पायर को, जो टर्किश एम्पायर हुआ करता था, उसको डिवाइड किया जाएगा। और उसके चलते एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में पैलेस्टीन दिया जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से इन पे एक तरीके से ये रूल करेंगे। ठीक है, सॉर्ट ऑफ। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 को भी आप देखेंगे कि इट वाज नथिंग बट द फाइट फॉर कॉलोनीज ओनली। जो भी लड़ाई हो रही थी, अगर सही में देखा जाए तो लॉजिकली सेंस में जो है ये इस तरीके के अग्रीमेंट्स इसी तरफ इंडिकेट करती हैं। तो 1916 में स्काई-पिकेट एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और आगे जा कर के अगले ही साल 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन आया। बाल्फोर डिक्लेरेशन, नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो पहला है 1897 जियोनिस्ट मूवमेंट, दूसरा डेवलपमेंट स्काई-पिकेट, तीसरा हो गया आपका बाल्फोर डिक्लेरेशन। अब कोई इस तरीके से पूछेगा नहीं, बट आपको थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है ये इशू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे। अब बाल्फोर डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन था जहाँ पर ब्रिटेन ने ऑफिशियली सपोर्ट मांगा जूइश लोगों से। जो भी जूइश लोग थे उनसे कहा कि अगर आप हमें इस वॉर में सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, तो बदले में हम पैलेस्टीन में आपका जो नेशनल होम है, जो आपको अपना इजराइल बनाना है, वो बनाने देंगे। अब इसके बाद की डेवलपमेंट कुछ ऐसी होती है कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाता है, लेकिन 1920 से लेकर के 1940 तक जर्मनी में उस समय पे हिटलर आ जाते हैं पावर में। तो नाजी जर्मनी उस समय पे जूइश लोगों को और ज़्यादा जो है यहाँ पर हॉलोकास्ट होने लगेगा। तो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा जो जूइश लोग होंगे वो यूरोप से भाग करके, क्योंकि उनको था कि हमें यहाँ पर परसिक्यूट किया जाएगा, तो भाग करके यहाँ पर आ रहे थे। और जब इतने ज़्यादा लोग इस तरीके से आते हैं तो टेंशन्स भी बढ़ जाएंगे पैलेस्टीनियन अरब्स के बीच में, क्योंकि ये जो जूइश कम्युनिटी का अब रीलोकेशन हो रहा था उसको लेकर के कि टू मेनी पीपल आर कमिंग हियर, तो उनका अपना इकोनॉमी और इन सब पे क्या होगा असर। तो देयर वर अ लॉट ऑफ टेंशन्स। तो ऐसे से टेंशन्स बढ़ जाती हैं। अब कट शॉर्ट टू आते हैं 1947 पे। अब 1947 वो साल है जब भारत भी आज़ाद हुआ था, और 1947 में ही जूइश डिक्लेरेशन ऑफ इजराइल इंडिपेंडेंस भी होता है। आप देखेंगे कि 1947 जब यूनाइटेड नेशन में ये जो रेजोल्यूशन 181 है, जो कि जूइश इजराइल और पैलेस्टीन के पार्टीशन प्लान को सपोर्ट कर रहा था बेसिकली, तो यहाँ पर पहली बार पैलेस्टीन को पार्टीशन करने की बात की गई 1947 में। अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन
181। तो इस तरीके से 47 में भारत और पाकिस्तान का भी पार्टीशन हुआ और उसी समय पे पैलेस्टीन एंड इजराइल का भी पार्टीशन बोला गया। और उस समय पे ये कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट बनेगा, एक अरब स्टेट बनेगा जो पैलेस्टीन होगा, और जेरूसलम जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी बनेगी। अब जूइश लोगों ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया और स्टेट ऑफ इजराइल बना दिया 1948 तक आते आते। लेकिन जो अरब लोग थे उन्होंने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके चलते 1948-49 के पास में पहली अरब इजराइल वॉर होती है। तो ये जब वॉर ख़त्म हुई, इस वॉर के चलते इजराइल ने ऑलमोस्ट जो उसकी बाउंड्री बताई गई थी उससे 50% ज़्यादा टेरिटरी जो है अपने ऑक्यूपाई कर ली। तो उस समय पे जॉर्डन जो है कंट्रोल द वेस्ट बैंक, जेरूसलम की जो होली सिटीज़ हैं वो भी वहीं पर थी, और इजिप्ट जो है गाज़ा स्ट्रिप कंट्रोल करता था पहले। लेकिन अब क्या हुआ, जब इजराइल ने 50% ज़्यादा टेरिटरी जो है अपने अंदर ऑक्यूपाई कर ली और ज़्यादा कंट्रोल में ले आए अपने, तो बहुत सारे पैलेस्टीनियन लोग यहाँ से भागे। अ लॉट ऑफ देम वर किल्ड ऑल्सो। और यहाँ से जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस, उसकी शुरुआत होती है। सो दिस 1948-1949 जो पहली वॉर हुई, वहाँ से रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू होता है। और इट्स बिन नाउ मोर देन 70 years, और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये रिफ्यूजी क्राइसिस जो है चल रहा है। और क्योंकि उस समय पे ऐसा रिफ्यूजी क्राइसिस, रिफ्यूजी सिचुएशंस होती हैं, तो रेडिकलाइजेशन के चांसेस भी हाई रहते हैं। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि टेररिज्म, एक्ट ऑफ वायलेंस, जब आप सिविलियंस को टारगेट करने लग जाते हैं और सिविलियंस के खिलाफ भी वायलेंस यूज करने लग जाते हैं, तो एक तरीके से रेडिकलाइजेशन उसको कहा जाता है। दैट यू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, यू टेक रेडिकल स्टेप्स, टेररिज्म की तरफ आप जा रहे हो। तो इन्हीं रिफ्यूजी कैंप्स में देखिए, आई विल टेल यू समडे अबाउट दिस। रेडिकलाइजेशन को लेकर के कहा जाता है कि देयर आर 6 स्टेजेस, यानी 6 स्टेप्स होते हैं, और ये स्टेप्स नहीं हो पाते हैं तो अल्टीमेटली जा कर के टेररिस्ट बन जाते हो आप। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पहले आप कहीं पे रह रहे हैं, आपको लगता है कि आपका अनफेयर ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके साथ में गलत हो रहा है, तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, पीसफुल मीन्स के थ्रू जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन आप देखते हो कि वो मेथड्स भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो। ठीक है, एंड यू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी अराउंड यू। फिर आपको दिखता है कि आपको परसिक्यूट भी किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो जब कोई और सिचुएशन नहीं बचती है तो लोगों को फिर ऑल्टरनेटिव यही लगता है। तो उस समय पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं या इस तरीके के अपने एजेंडा जो अपना फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के रिफ्यूजी कैंप से ही निकल के आया 1964 में PLO। PLO क्या है? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एंड पैलेस्टीनियन लोगों का कहना था कि PLO इज़ द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। खैर, उसके बाद एक बहुत ही भयंकर वॉर होती है, 1967 की वॉर। 1967 की वॉर 6 दिन की वॉर थी, जिसमें इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया आपस में लड़ रहे थे। आपस में क्या मतलब, एक जगह तो इजिप्ट और जॉर्डन एंड सीरिया थे और दूसरी जगह इजराइल था। इट इज़ बेसिकली लाइक दैट, यानी कि अरब वर्ल्ड एक तरफ, इजराइल एक तरफ। लेकिन इस 6 दिन की वॉर में इजराइल जीत गया, और इस वॉर के बाद
इज़राइल के पास में आ गया सिनाई पेनिनसुला, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गोलन हाइट्स, ये सारी जो टेरिटरीज आपको दिखेंगी ये ऐसे मिली, यानी कि इस वॉर के बाद मिली। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से थी कि मान लीजिए दिस इज़ 1947, ठीक है, अभी पार्टीशन प्लान नहीं हुआ है, अभी ये है पैलेस्टीन पूरा, ठीक है। लेकिन जो है आगे 1967 तक आते आते 20 साल में जिस तरीके से लड़ाई हुई और सब कुछ हुआ, तो दिस इज वेस्ट बैंक एंड दिस इज गाजा पट्टी, ये बन गया गाजा स्ट्रिप। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अभी चल रहा है, मान लीजिए 2024 है अभी, तो सिचुएशन ऐसी है कि गाजा स्ट्रिप तो ये दिख ही रही है आपको यहाँ पर, लेकिन जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है यहीं पर जेरूसलम भी है और यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन इजराइल का देखा गया है। तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हम चाइना चाइना को कहते रहते हैं कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन एक और चीज़ आपको समझनी होगी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग विद एनी इमोशंस हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि इज़राइल की तरफ से भी वॉट एवर दे हैव फेस्ड डज नॉट मीन कि दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग टू अदर्स, राइट। तो इज़राइल की तरफ से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी देखी जाती है, और उसका सबूत ये है कि जो पैलेस्टीन है, जो वेस्ट बैंक है स्पेसिफिकली, ये और भी ज़्यादा आपको फ्रैगमेंटेड दिखेगा। यानी कि अभी देखिए यहाँ पर था ग्रीन, ठीक है, पूरा ये होना चाहिए था पूरा वेस्ट बैंक पैलेस्टीन का पार्ट, लेकिन अब यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया बहुत ही कम होता हुआ दिखाई देगा। उसका कारण यही है कि यहाँ पर भी फ्रैगमेंटेशन हो चुका है, यहाँ पर भी इज़राइल जो है एक्सपैंड कर रहा है और धीरे धीरे करके हो सकता है कि ये पूरा ही गायब हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखी गई हैं। स्पेसिफिकली जेरूसलम को अगर आप देखेंगे तो जेरूसलम विच इज़ द कैपिटल बट इट इज़ अ डिवाइडेड सिटी। जेरूसलम में वेस्ट जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम में ये डिवाइडेड है। अगर आप वेस्ट जेरूसलम देखेंगे तो यहाँ पर इज़राइल के लोग जो हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे, कंपैरेटिवली वेस्ट जेरूसलम में ज़्यादा, पैलेस्टीनियन बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम है यहाँ पर थोड़ा पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इजरायली सेटलर्स भी हैं यहाँ पर, और इसीलिए फ्रैगमेंटेड होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर वेस्ट जेरूसलम जो है काफ़ी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये देखिए क्रिश्चियन क्वार्टर भी है, मुस्लिम क्वार्टर भी है, आर्मेनियन हो गया, फिर जूइश क्वार्टर भी हो गया, विच इट सेल्फ मीन्स दैट इट इज़ अ होली सिटी। काफ़ी रिलीजन के जो लोग हैं यहाँ पर विज़िट करते हैं। जैसे यहाँ पर अलक्सा मॉस्क हो गई, देर इज़ अ वेलिंग वॉल जो जूइश कम्युनिटी के केस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देर इज़ सेंट जेम्स कैथेड्रल, देर इज़ चर्च ऑफ द होली, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जेरूसलम का मुद्दा भी ऐसा है कि इसी की वजह से आज के समय पे जो है टेंशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि दोनों ही साइड जेरूसलम को अपनी कैपिटल चाहती हैं, ठीक है। एक बार को पैलेस्तीन और इज़राइल के बीच में फिर भी पीस टॉक्स के चलते बात भी हुई थी, लेकिन एक मुद्दा जहाँ पर बात हमेशा अटक जाती है वो है जेरूसलम का मुद्दा। खैर, तो अभी तक तो मैंने आपको बताया सारी डेवलपमेंट्स 1947 से लेकर के 1967 तक की। अब आगे बात करते हैं 1967 के बाद क्या होता है। देखिए 1967 के बाद 1973 में यौम किपुर वॉर होती है। इसको यौम किपुर वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक होली फेस्टिवल है इजरायली लोगों का, जूइश लोगों का, और उस दिन जो है यहाँ पर अटैक होता है इज़राइल के ऊपर और इज़राइल अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली सीरिया और इजिप्ट उस समय पे जो गोलन हाइट्स और जो एरियाज़ थे इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला वो वापस ले लिए जाते हैं। तो यानी कि अब बचता है इनके पास गाज़ा
और बचता है आपका वेस्ट बैंक वाला एरिया जो अभी भी इज़राइल के कंट्रोल में ही है। तो इसीलिए सिनाई पेनिनसुला अब इज़राइल का पार्ट नहीं है, एट अ टाइम हुआ करता था जब ऑक्यूपाई किया गया था 67 में। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट गेन नहीं आपको दिखेगा, लेकिन एटलीस्ट यौम किपुर वॉर के बाद इजिप्ट और सीरिया नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर चुके थे इज़राइल के साथ में। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट आता है 1979 में, यहाँ पर आता है जब कैंप डेविड अकॉर्ड्स जो है साइन किए जाते हैं, यानी कि एक पीस ट्रीटी प्रपोज की जाती है कि स्पेसिफिकली यहाँ पर इजिप्ट और इज़राइल के बीच में जो 30 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। अब ये अलग बात है कि इसके बाद जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन, पहला अरब कंट्री का लीडर जो है जो एक्सेप्ट करता है, जो रिकॉग्नाइज करता है इज़राइल को। हालांकि बदले में सिनाई पेनिनसुला वापस दे दिया गया था इजिप्ट को, बट स्टिल ही वॉज असैसिनेटेड। सो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और उसी समय पे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि क्या पैलेस्टीन जो है सेल्फ गवर्नेंस कर पाएगा कि नहीं, राइट। और बहुत लंबे समय तक क्या होता है ना कि जब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की, या कोशिश की जा रही है कि कोई सल्यूशन निकले और कोई सल्यूशन निकलता नहीं है, तो लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो अपराइजिंग होती है। तो पहली अपराइजिंग यहाँ पर देखी गई 1987 में। 1987 में होता है फर्स्ट इंटिफाडा। अब ये इंटिफाडा क्या होता है? इंटिफाडा को कहते हैं हम अपराइजिंग। अपराइजिंग होती है, अब लोग जो हैं सड़कों पे उतर आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं इस अपराइजिंग में। तो जब इस तरीके के वायलेंट एक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली लीडर्स पे भी कुछ प्रेशर क्रिएट होता है कि समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट। तो जब ये इंटिफाडा यहाँ पर ख़त्म होता है तो उसके बाद ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन किए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ओस्लो पीस अकॉर्ड्स, ठीक है। ये हुआ था 1993 में ख़त्म, तो 1987 में शुरू हुआ और एट द एंड पीस अकॉर्ड साइन किया जाता है 93 में, और पहला 93 में किया जाता है, दूसरा 1995 में किया जाता है। एंड ओस्लो अकॉर्ड्स के चलते जो पैलेस्टीनियन राइट्स थे सेल्फ गवर्नेंस के, ये चीज़ मान ली जाती है कि ठीक है, इज़राइल की जो फोर्सेस हैं वो विड्रॉ करेंगी, काफ़ी सारी टाउन्स में से, वेस्ट बैंक की जो सिटीज़ हैं वहाँ से पीछे हट जाएंगी, और यहाँ पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात होती है कि हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे और आप इज़राइल की सरकार को रिकॉग्नाइज कीजिए। कुछ इस तरीके की बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत शुरू हुई थी, साइन भी हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली इतनी तेज़ तो डेवलपमेंट होगा नहीं, तो फिर से दिक्कत आती है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर ये होता है कि इन द ईयर 2000 फिर होता है नेक्स्ट सेकेंड इंटिफाडा, तो यानी कि सेकेंड अपराइजिंग होती है अब लोगों की तरफ से फिर से ओवर पैलेस्टीनियन ग्रीवेंसेस कि हम अभी तक हमारा ऐसा ऐसा हुआ है, राइट। तो इज़राइल क्योंकि अभी भी वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर रहा था और पीस प्रोसेस की जो बात की गई थी वो तो हुआ ही नहीं, और ये कारण है कि रिस्पॉन्स में इज़राइल गवर्नमेंट जो है, जब सेकेंड अपराइजिंग होता है तो इज़राइल की सरकार ऑर्डर करती है कि भाई बैरियर बना दो वेस्ट बैंक के चारों तरफ। सन 2002 में एक वॉल, बैरियर वॉल बना दी जाती है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपोज किया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से भी अपोजिशन आया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक वॉल बना दी जाती है, बैरियर बना दिया जाता है, वेस्ट बैंक के चारों तरफ बैरिकेड कर दिया जाता है, और फाइनली एक सीज फायर अनाउंस कर दिया जाता है। और तब इज़राइल कहता है कि ठीक है, हम विड्रॉ करेंगे अपने सारे ट्रूप्स को 2005 तक, ठीक है, फ्रॉम गाजा स्ट्रिप बाय द वे।
गाज़ा स्ट्रिप से विड्रॉ करने की प्लानिंग करते हैं। फिर लेकिन होता यहाँ पर क्या है ना कि अभी तक तो लोगों की तरफ से ये सब हो रहा था, लेकिन पीएलओ के में ही आती है हमस, और हमस जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं पार्टीशन को। ये कहते हैं ओरिजिनल पैलेस्टीन जो है हमको वही चाहिए। तो 2008 से शुरुआत हो जाती है इज़राइल और हमस के बीच में लड़ाई की। अब तो 3 वॉर्स फाइट की गई थी, 2008 में की गई, 2012 में की गई, 2014 में की गई। अब ये जो इज़राइल हमस वॉर्स थी ये रेगुलरली इसीलिए आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटली हो रही हैं। एंड जो अभी वॉर चल रही है वो भी इज़राइल और हमस के बीच में ही है, क्योंकि हमस ही है जो गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब याद रखें कि हमस जो है इट इज़ नथिंग बट वो मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट का ही एक उसका पार्ट है। ठीक है, जो पैलेस्टीनियन लोगों के हक के लिए लड़ाई कर रही हैं। तो एक्चुअली में जो है एक थे हमस और एक थे फतह। तो इनका डिवीज़न ऐसे हुआ कि जो फतह थे उनके जो लीडर थे यासिर, उनकी डेथ हो गई 2004 में। और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जो हमस वाले थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी कि फ्रेगमेंटेशन हुआ, डिवीज़न हुआ, लेकिन इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हुए। और सिविल वॉर के बाद जो है 2007 में ये पावर में आ गए हमस। तो आज के समय पे हमस गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। और जो दूसरा ग्रुप है पीएलओ का, दैट इज़ फतास, वो वेस्ट बैंक में रूल करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, इज़राइल, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमस को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स यहाँ पर होती हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एट प्रेजेंट इसीलिए आपको इज़राइल और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज़ हैं, स्पेसिफिकली वेस्ट बैंक में बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और तो याद रखिएगा कि हमस के कंट्रोल में है गाज़ा, और हमस वहीं पे रूल करते हैं। एंड गाज़ा के जो बॉर्डर्स हैं दे आर टाइटली कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट एंड इज़राइल। तो इज़राइल के थ्रू, मतलब इज़राइल की तरफ से जो है सी एंड एयर ब्लॉकेड वगैरह सब की गई है आफ्टर 2007। और रही बात वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक में भी कुछ फ्रैगमेंटेशंस देखने को मिलेंगी। यानी कि वेस्ट बैंक में एक एरिया ऐसा है जो पूरा पैलेस्तीन के कंट्रोल में है, फिर एक एरिया ऐसा है जो पैलेस्तीन और इज़राइल दोनों के जॉइंट कंट्रोल में है, एक एरिया ऐसा है जो पूरा इज़राइल के कंट्रोल में है। तो ये जो एरिया कंट्रोल में हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब इज़राइल की तरफ से कहा गया था कि हम भाई ग्रेजुअली ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन इज़राइल ने फिर वॉल बनानी शुरू कर दी, बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, और इलीगल सेटलमेंट्स भी अलाउ करनी शुरू कर दी इस एरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ प्रॉमिस की गई थी ऑफिशियली वो चीज़ डिलीवर नहीं की गई। इज़राइल हैज़ बिन इंक्रीजिंग इट्स होल्ड ओवर द वेस्ट बैंक। ठीक है, तो आज के समय पे अगर डिस्प्यूट देखेंगे तो क्यों है, अभी रिसेंटली जैसे 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे इज़राइल और यूएई के बीच में एंड बहरान के बीच में, राइट। और बाद में सूडान एंड मोरक्को ने भी ज्वाइन किया अब्राहम अकॉर्ड्स को। अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे ताकि इज़राइल के जो रिश्ते हैं बाकी जो अरब नेशंस हैं उनके साथ में नॉर्मलाइज हो सके। जैसे सऊदी अरेबिया और इज़राइल हैव ऑल्सो बिन कमिंग टुगेदर, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन हमस इस नॉर्मलाइजेशन को तोड़ना चाहता है, क्योंकि हमस ग्रुप नहीं चाहता कि इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। और यही कारण है कि इस तरीके के अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और इसीलिए दिस इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेरूसलम की वजह से भी मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि इज़राइल एंड पैलेस्टीनियंस दोनों ही जेरूसलम पे अपना क्लेम रखते हैं कि ये तो हमें
हमारी कैपिटल है। अब इज़राइल बेसिकली पूरे जेरूसलम को अपनी कैपिटल बताता है, जबकि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनका ये कहना है कि नहीं, हमारी जो फ्यूचर कैपिटल होगी वो ईस्ट जेरूसलम होगी। वाई? क्योंकि इसी वजह से तो इंटिफाडा भी हुआ था, मीन राइट, क्योंकि होली सिटी है, दैट्स वाई। बाकी दिक्कत ये है कि वेस्ट बैंक में क्योंकि इज़राइल सेटलमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं, तो इज़राइल की फ़लस्तीन की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई आप सबसे पहले तो जो आपने प्रॉमिस किया था वो पीछे हटिए यहाँ से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। दूसरी बात ये भी है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं, एक्स्ट्रा रीजनल पावर जैसे यूएसए एंड रशिया, इनकी तरफ से भी कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं होता है समय पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि अगर आप पूरा पॉपुलेशन देखेंगे ना, ग्राफ के कितने लोग कहाँ पर रहते हैं, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि क्यों यूएस जो है इज़राइल को सपोर्ट करता है एंड क्यों जो है यूएस में जूइश लोगों की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी एग्जिस्ट करती है। देखिए, इस दुनिया में अगर प्रेजेंट देखा जाए एज ऑफ 2023 कितने लोग हैं, स्पेसिफिकली अगर हम पैलेस्टीनियंस की बात करें तो देर आर अराउंड 14.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस, और आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो हिस्टोरिक पैलेस्तीन में रहते हैं, लेकिन बाकी सभी इधर उधर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कुछ अरब कंट्रीज़ में चले गए, रिफ्यूज ले लिया, राइट, एंड या दूसरे कंट्रीज़ में चले गए। वेस्ट बैंक और जेरूसलम में कुछ रहते हैं, ईस्ट जेरूसलम में, गाज़ा में रहते हैं कुछ, और देर आर सम पैलेस्टीनियंस दोज हु आर द सिटीजन्स ऑफ इज़राइल ऑल्सो, 1.7 मिलियन समथिंग। जबकि जूस की बात करें हम तो इन टोटल 14.7 मिलियन जूस हैं, और इसमें आप देखेंगे कि समवेयर अराउंड 6.7 के आसपास you will see in Israel, and 5.7 million in USA alone। इसीलिए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। तो ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो थोड़ा सा आपको याद रखनी होगी। अब थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें आप जब याद रखेंगे तो आपको एटलीस्ट क्लैरिटी होगी इस चीज़ को लेकर के, राइट। तो मेनली जब भी बात की जाती है यहाँ पर, आप सी राजा मोहन, इशरत अजीज़, इन सभी थिंकर्स को कोट कर सकते हैं। बाकी फिर वो पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हैं जिन पॉइंट्स की मैंने आपसे बात की। तो अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक, अभी इसके ग्लोबल रैमिफिकेशंस क्या हैं? रैमिफिकेशंस, देखिए, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट प्रोसेस मिडल ईस्ट में फिर से रुक गया है, क्योंकि मिडल ईस्ट पिछले कुछ समय से यहाँ पर देखा जा रहा था जैसे ईरान और सऊदी के बीच में राइवलरी चलती थी, राइट। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में इस समय पे डिटेंटिव फेज आया हुआ है, मतलब थोड़ा कूल ऑफ, मतलब ऐसा कोई राइवलरी स्ट्रॉन्ग लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही है, राइट। लेकिन अब इज़राइल अरब रिकंसाइलेशन भी चालू था, लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो मिडल ईस्ट में पीस के लिए कोशिश की जा रही थी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का काम चल रहा था, उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। और इस वजह से जो मिडल ईस्ट है नाउ, दिस होल थिंग जो इज़राइल और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, नाउ मिडल ईस्ट इज़ अ थिएटर ऑफ वॉर। इट इज़ नाउ अ थिएटर ऑफ वॉर। तो इस वजह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे,
राइट। एंड प्रॉक्सी वॉर्स भी होने के चांसेस हैं, जैसे यूएस एंड ईरान के बीच में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था आईमैक, विच इज़ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये रिसेंटली अनाउंस हुआ था ये प्रोजेक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी अड़चन आएंगी। इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेटेजिक सप्लाई रूट है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, रेड सी से होके गुजरता है, वो भी डिस्टर्ब होगा। वहाँ पर भी काफ़ी एंडेंजर देखा जा सकता है कि दिस रूट, दिस कॉन्फ्लिक्ट कुड एंडेंजर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही ऑयल प्राइसेस की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिसरप्ट होगी, क्योंकि देखिए जब भी रिसोर्सेस वॉर की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी इतना ख़राब चल रही है, ऑन टॉप ऑफ इट अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया है। अब समझते हैं कि भारत की पोजीशन क्या है। देखिए मैंने आपको बताया कि 1947 में हमारा क्या सोचना था, एंड फाइनली हमने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज हमने 92 में फॉलो किए। लेकिन 2014 के बाद से डी हाइफिनेशन की पॉलिसी हमने फॉलो करनी स्टार्ट की, और इसीलिए अब भारत जो है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव पॉलिसी फॉलो करता है इजराइल को लेकर के। और भारत की इजराइल के साथ में रिलेशनशिप होने से भारत को बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो 2017 के बाद से हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टेटस भी अपग्रेड कर दिया, एंड इंडिया हैज़ मेंटेन्ड द इमेज ऑफ अ हिस्टोरिकल मॉरल सपोर्टर। ऐसा नहीं है कि इजराइल के फेवर में है तो पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन को हम सपोर्ट नहीं करते, हम करते हैं उनके उसको भी सपोर्ट। बट एट द सेम टाइम डी हाइफिनेशन होना बहुत ज़रूरी था, ताकि भारत मिलिट्रली, इकोनॉमिकली और दूसरे भी जो भी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो इजराइल के साथ में जो है अपनी एंगेजमेंट बढ़ा पाए। और इसीलिए भारत ने अरब रेजोल्यूशन पे वोट करने से भी मना कर दिया। तो जब ये अटैक हुआ बाय हमास ऑन इजराइल, तो भारत ने उस समय पे पॉइंट आउट किया, तो एक्चुअली इंडिया ने उस समय पे एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, दैट वाज अ कनेडियन रेजोल्यूशन, जिसमें कनाडा ने कंडेम किया था दिस हमास ने जब अटैक किया इजराइल पे। तो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड दिस हमास अटैक ऑन इजराइल एज टेररिस्ट अटैक, एंड इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से सॉलिडारिटी विद इजराइल ये जो मैसेज है वो कन्वे किया गया। अब भारत यहाँ पर हमेशा से सपोर्ट करता आया है 2 स्टेट सल्यूशन को। देखिए 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हैं। पहला, या तो 2 स्टेट सल्यूशन बना दीजिए, यानी कि एक इजराइल हो और एक पैलेस्टीन हो, क्लियर कट हो यहाँ पर, ठीक है, आपके बॉर्डर्स। या एक और सल्यूशन है 1 स्टेट, एक सिंगल स्टेट हो, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ आप दे सकते हैं। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कह लो, या आप ऐसे कह सकते हो कि शेयर्ड रिप्रेजेंटेशन, की दोनों ही जो कम्युनिटीज़ हैं मिल कर के सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पर रहे और रह सकती हैं। बट दैट्स अगेन वेरी वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी रही बात इंडिया की, तो नोट्स में अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ें घिसे पिटे एक्चुअली वही सारे पॉइंट्स हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, वाटर, एग्रीकल्चर, दिस दैट, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं डेफिनेटली, वो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। लेकिन ये पूरी इक्वेशन समझना
ज़्यादा ज़रूरी था। तो इफ़ दिस इज़ क्लियर टू यू, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस पार्ट। तो आपका कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे इज़राइल हो चुका है, तो ईरान एंड सऊदी को कवर करते हुए थोड़े बहुत और भी कुछ मुद्दे होंगे जो वेस्ट एशिया के, विल ट्राई टू फिनिश दैट। दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।